दोस्तों मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। यूनिट 6 नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। बहुत सारे 2-3 वीडियो बन चुके होंगे। आज जहाँ तक पिछले वीडियो में एंड किए थे उसके नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीछे का आप रिकॉल थोड़ा सा कर लीजिएगा, वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट। पिछले बार का याद होगा तो सर्कुलर फ्लो को पूरी तरीक़ा से हम लोगों ने 3 सेक्टर 2 सेक्टर हर एक सेक्टर में कंप्लीट किए थे। कैसे ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ होते हैं, फार्म हाउस होल्ड वगैरह क्या है, ये सब बात किए थे। लीकेज की बात किए थे और इंजेक्शन की बात किए थे। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम याद होगा तो हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना है कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या थे। नए वर्ड नए टर्म है, तो इसी को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। एक सेकेंड कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है। नाम ही से क्लियर है, डबल काउंटिंग कहने का मतलब 2 बार काउंटिंग होने वाली समस्याएं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही गुड्स का 2 बार वैल्यू ऐड हो जाते हैं। तो ये जो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम है यही है। और इससे कैसे बचा जा सकता है, अवॉइड करने के लिए क्या क्या तरीके हैं कि डबल काउंटिंग ना हो, तो दोनों मेथड को देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। डबल काउंटिंग मीन्स द काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए सेम प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर। जो आप खर्च कर रहे हैं, जो एक प्रोडक्ट खरीदेगा तो खर्च करिएगा, तो वो एक्सपेंडिचर मोर देन वंस इन ए कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन वंस यानी कि एक बार से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होता है वो ऐड हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं। देखिए वैल्यू ऐड होने का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू 2 बार ऐड हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग मीन्स द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर मोर देन वंस इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय एक बार से ज़्यादा उस वैल्यू का, एक सेकेंड, उसका ऐड हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक गुड्स का 2 बार वैल्यू ऐड हो जाना, 2 बार 3 बार जो भी। इन अदर वर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन वंस। कहने का मतलब एक बार से ज़्यादा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को अगर नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, उसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। अब इंटरमीडिएट गुड्स का तो फाइनल प्राइस ऐड है, अब इंटरमीडिएट का भी ऐड कर दीजिएगा, फाइनल का भी ऐड कर दीजिएगा, तो दिक्कत है ना। तो ऐसा न हो, इसीलिए मान लिया एक 4 व्हीलर कार बनी, तो कार का जितना भी पार्ट्स है तो सभी का तो दाम उसमें कैलकुलेटेड है। अब अलग से टायर का जोड़िएगा, अलग से ट्यूब का, अलग से हैंडल का, तो दिक्कत है। तो इसीलिए डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, एक ही प्रोडक्ट को 2 बार नहीं ऐड कर सकते हैं। तो हाउ, चाहे दुकान पर गए, इंटरमीडिएट गुड्स कभी कभी फाइनल गुड्स का भी काम करते हैं। मान लीजिए टायर है, तो टायर आपका दुकान पर लीजिएगा तो फाइनल के लिए काम देगा, और टायर गाड़ी मतलब कंपनी से है तो इंटरमीडिएट उस पर जुड़ा हुआ है, तो अलग चीज़ है। लेकिन डबल काउंटिंग समझ गए होंगे, कोई टफ चैप्टर है नहीं, टफ टॉपिक है नहीं। हाउ टू अवॉइड दिस, इसे कैसे बचा जा सकता है। द फाइनल प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड, इतना ही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ओनली कहा था, गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इन इंक्लूडेड नेशनल इनकम। केवल फाइनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसी का वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट का ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट बन गया तो उसी का ऐड करेंगे। ठीक है। सेकंड है कि वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होंगे, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन इज प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द कंट्री। जहाँ जहाँ इज प्रोड्यूसिंग यूनिट कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं वहाँ पर 2 में डिफरेंस कर दीजिए। आउटपुट जो आपका फाइनल बना उसमें और इंटरमीडिएट गुड्स है उसको, दोनों का वैल्यू को अलग अलग कर दीजिए। और अलग करने से क्या होगा ना कि हर जगह इंटरमीडिएट छटता चला जाएगा और फाइनल का वैल्यू ऐड होता जाएगा। जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ इंटरमीडिएट को अलग निकाल दीजिए उसका वैल्यू, और फाइनल का वैल्यू केवल ऐड करते जाइए। एक मेथड ये हो गया, और एक मेथड है कि डायरेक्ट फाइनल को ही ऐड कीजिए। 2 मेथड से हम लोग डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको देख लीजिएगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिप्रेसिएशन, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन क्या है, डिप्रेसिएशन मीन्स कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। बस एक ही वर्ड में याद रखना है कि डिप्रेसिएशन मीन्स कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन खपत होता है, उसी को डिप्रेसिएशन बोलते हैं। कहने का मतलब कि फिक्स कैपिटल, जैसे कि लैंड आपका फिक्स कैपिटल है। अब क्लास में स्टडी करें, बेंच डेस्क फिक्स कैपिटल है। तो जो एक बार प्रोडक्शन यूनिट में लगा दिए, जिसका काम करने लगे, तो वो फिक्स हो गया। उसको बार लेबर को बार बार चेंज करना होगा, रॉ मटेरियल को बार बार चेंज करना होगा, तो इसे वेरिएबल कैपिटल है। लेकिन फिक्स क्या है, जो फिक्स है सो फिक्स है। ठीक है। तो फिक्स कैपिटल क्या होते हैं, समय बीतने के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ टूटी फूटी आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है, कुछ उसका वैल्यू घटने लगता है। जैसे कि बेंच का बात करें तो क्लास में बेंच पे बैठ रहे हैं तो बेंच का धीरे धीरे वैल्यू घट रहा है ना, पुराना होते जाएगा। तो उसी प्रकार वो फिक्स कैपिटल है, उसका कंजप्शन हो रहा है, तो उसका कंजप्शन हो रहा है तो उसका तो वैल्यू ऐड नहीं हो रहा, वो तो वैल्यू हम लोग का बाहर जा रहा है,
खपत हो रहा है तो वही होता है कि फिक्स कैपिटल कंजप्शन होना। एंड इट इज़ नॉन ट्रेडिंग, इसका कोई व्यापार नहीं होता है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि अब कोई खपत हो रहा है, बेंच का एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि बेंच का वैल्यू खपत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो जो खपत हो रहा है कमजोर हो रहा है तो उसका वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं ऐड कर सकते हैं। तो नॉन ट्रेडिंग, इसका ट्रेडिंग मैंने कोई व्यापार वगैरह भी उसका नहीं होता है, और इसको नेशनल इनकम में भी नहीं कैलकुलेट करते हैं। इट डज नॉट जनरेट फंड्स और इनकम इन बिजनेस बट रिड्यूस प्रॉफिट। देखिए बिजनेस में ना ही तो फंड और ना ही इनकम, कुछ भी जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस प्रॉफिट करेगा, का प्रॉफिट में कमी देखने को मिलेगा। कैसे? आप जितना एक नया मशीन से काम करिएगा, जितना प्रोडक्शन कर पाइएगा, उतना पुराना मशीन से नहीं कर पाइएगा, उससे कुछ ना कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, कुछ घिस जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो उससे आपका प्रोडक्शन कम होगा। तो वही जो घिस रहा है, कमजोर हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। आपका मशीन का कंजप्शन हो रहा है तो उसमें हमको क्या प्रॉफिट के लॉस ही होगा ना, मशीन कम होगा तो मशीन का यूटिलिटी कम होगा, मशीन का क्वालिटी कम होगा, तो वह डिप्रिसिएशन है। इसके 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है नॉर्मल वियर एंड टियर। वियर टियर मैंने फटना चिटना होता है, तो जो फट गया, कुछ टूट फूट गया, तो पहला कारण इसके कारण। दूसरा है एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन ऑफ मशीन। अब अचानक मशीन टूट गया, अचानक टूट गया तो आपका तो उस मशीन का वैल्यू खत्म हो गया, आपको तो नया खरीदना होगा, तो हट गया कंपनी से तो आपको लॉस होगा। ठीक है, नॉर्मल टियर फट गया तो उसका भी प्रोडक्शन उससे भी कम हो रहा तो भी दिक्कत होगा। और लास्ट है क्या? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या है? ऑब्सोलेंस कहने का मतलब कि कुछ कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो कि नए टेक्नोलॉजी को आने के कारण उसको हमको हटाना पड़ता है कंपनी से, उसका कोई डिमांड नहीं कर पाता है। जैसे आज प्रिंटिंग मशीन है, पहले प्रिंटिंग के लिए बहुत बड़ा मशीन रहता था, आज तो प्रिंटिंग बस 2 मिनट प्रिंट आउट निकल जाता है। लेकिन पहले का तो मशीन था तो उसको हटाया गया, उसके लिए नया मशीन आ गया, तो हटाने में मेरा जो कंपनी हम बैठा के रखे थे उसको हटाने पड़ रहा है, क्योंकि नया कुछ टेक्नोलॉजी आ गया, तो हटाने पड़ा तो मेरा लॉस हुआ। तो डिप्रिसिएशन है वो फिक्स मतलब कि उसका कंजप्शन क्या है? फिक्स कैपिटल कंजप्शन हो रहा है, खपत हो रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी कारण दो एक्सपेंसेस, वैसा खर्च, वैसा खर्च विच इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ सम कैपिटल इक्विपमेंट बिकमिंग आउट ऑफ डेट यानी कि वही डेट में तो पुराना हो जाना, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट मशीन एंड इक्विपमेंट। नए मशीन टेक्नोलॉजी आने के कारण आपका जो इक्विपमेंट था, यानी कि जो पहले का सामग्री था, वह क्या होता है? आउट ऑफ डेट हो जाता है, यानी कि वह बाहर से लगे, उसका कोई काम नहीं है, तो भी आपको लॉस में देखने को मिलेगा और आपका भी प्रॉफिट को लॉस करवाएगा। फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन होना उसी को बोलते हैं कि लॉस होना, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। याद रखिएगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होते हैं थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए नाम से क्लियर है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम यानी जो काम किए उससे जो आने वाला पैसा एब्रोड से, विदेश से, और यहाँ से दोनों का डिफरेंस होता है। देख लीजिए क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री। ये डिफरेंस बिटवीन है किसका किसका? पहला है कि जो नॉर्मल रेसिडेंट होगा कंट्री का, वह बाहर से कितना पैसा कमाता है, एंड साथ ही साथ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेसिडेंस यानी कि फॉरेनर। तो जो नॉन रेसिडेंट है यानी कि जो हम ये फॉरेनर है, विदेशी लोग हैं, उन लोग भी कुछ पैसा कमा रहा है हमारे अंदर, हम भी बाहर में कमा रहे हैं, उन लोग भी कमा रहा है। तो यही दोनों का जो डिफरेंस हो गया इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। डोमेस्टिक टेरिटोरी यानी कंट्री के अंदर बाहर का आदमी यही ना काम करेगा, और हम बाहर जाएंगे, हम कहाँ काम करने जाएंगे? बाहर जाएंगे, और बाहर का विदेश का आदमी यहाँ काम करेगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया, कितना मैं बाहर से कमा रहा हूँ पैसा और कितना बाहर का आदमी यहाँ से पैसा कमा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। किन दोनों का डिफरेंस? जो हम लोग एब्रोड से, जो नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री का, एब्रोड से कितना पैसा कमा के लाता है, और जो नॉन रेसिडेंटल यानी कि जो फॉरेनर है वह यहाँ से पैसा कितना कमाता है। तो दोनों का डिफरेंस इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैंने ज़्यादा बाहर से पैसा कमाया तो पॉजिटिव में जाएगा, बाहर से ले आया, और कम कमाया यहाँ से बाहर ज़्यादा चलेगा तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रोड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, कितना बाहर से कमाता है, एंड फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। तो यही होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अपने लैंग्वेज में सोच के इसको लिख सकते हैं। तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे होंगे देख लीजिए। फर्स्ट क्या बोल रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज पॉजिटिव व्हेन द इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रोड इज मोर देन पेड टू एब्रोड। इनकम बाहर से मैं ज़्यादा कमा के ला रहा हूँ, किसके कंपेयर में? पेड टू एब्रोड, यानी कि एब्रोड में पैसा कम और वहाँ से कमा के मैं ज़्यादा लाऊंगा। ठीक है। नेट फैक्टर निगेटिव कब होंगे? व्हेन द इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रोड इज लेस देन पेड टू द एब्रोड। कहने का मतलब कि बाहर में इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रोड इज लेस देन, यानी कि बाहर से हम पैसा कम कमाते हैं, पेड टू एब्रोड ज़्यादा पैसा बाहर दे रहे हैं,
बाहर से हम कमा के कम ला रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से कमा के कोई बाहर ज़्यादा चला जा रहा है तो उसमें निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। कंपोनेंट क्या होंगे इसमें, याद रखिएगा कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री बाहर से एब्रोड से कितना कमा के लाता है, और नॉन रेसिडेंटल या फिर फॉरेनर कितना हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा के बाहर ले जाता है, कितना कमाता है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकल जाता है, ठीक है। वो कितना कमाता है, मैं कितना कमाता हूँ। चलिए कंपोनेंट में क्या क्या है, देखिए इसका कंपोनेंट में किससे मिल के बना, क्या क्या इसमें तत्व है, कंपोनेंट करने का तो वही ना होता है तत्व, तो वीडियो ठीक है। तो नेट कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय का कितना कंजप्शन हो रहा है, एम्प्लॉय करने को तो मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरा वहाँ कितना यूटिलिटी है, या वहाँ का आदमी यहाँ कितना काम कर रहा है, तो ये सब उसमें कैलकुलेट। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि देखिए प्रॉपर्टी वगैरह बाहर में हम लोग जाता है तो कुछ घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, तो वो सबसे कुछ पैसा जो आ रहा है तो उसका भी देखते हैं, तो नेट इनकम वहाँ से भी, ठीक है ना। रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड करने का मतलब कि कुछ प्रॉफिट लाभ में एक्स्ट्रा मिलता है, कंपनी वगैरह लास्ट में देती है, प्रॉफिट के अलावा कुछ बचता है तो बांटते, तो ऐसा। फिर क्या है लास्ट में, नेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम रेसिडेंटल कंपनी फ्रॉम एब्रोड, देखिए एक तो आपका प्रॉपर्टी वगैरह से जो, फिर कंपनी बाहर से कितना कमा के लाती है तो भी तो इसमें ऐड होगा, तो कोई कंपनी कितना बाहर से कमा के लाती है तो वो भी होता है, और साथ ही आपका कितना वहाँ से प्रॉपर्टी वगैरह से पैसा आ रहा है तो वो भी होता है, और आप खुद कितना काम करती है सब पैसा को लेकर, और दोनों का डिफरेंस देखा जाता है, और डिफरेंस को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप बाहर से कितना लाएं या यहाँ से आदमी बाहर कितना ले गया तो उसको निकालना होगा ना आखिर, तभी ना। जैसे कि नेशनल इनकम जो निकालेंगे तो नेट पैसा कितना नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, उसमें एक वर्ड आएगा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कितना कमा रहा है, तो नॉर्मल रेसिडेंट है भारत के वासी हैं, भले विदेश में कमा रहे कहीं पे कमा रहे हैं, तो भारत के ना हुए हैं, तो इसीलिए मेरा पैसा भारत में आएगा, यहाँ का आदमी का पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। यही आपका था नेट फैक्टर इनकम का कंपोनेंट। चलिए ट्रांसफर पेमेंट क्या थे, ट्रांसफर पेमेंट बताया था स्टार्टिंग में कि बिना कुछ काम किए, बिना डिमांड सप्लाई, बिना कुछ मेहनत किए जो पैसा मिलता है, ट्रांसफर पेमेंट करने का मतलब कि समझिए कि ऐसे ही मिल गया बिना कुछ किए, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट देती है, क्या था, पेमेंट विच आर मेड विदाउट गेटिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज आर कॉल्ड ट्रांसफर, बिना कोई गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज किए कोई पेमेंट मिल रहा है, गुड्स सर्विस को बेचेंगे तब ना पेमेंट मिलता है, लेकिन बिना कुछ एक्सचेंज किए, बिना कुछ बेचे खरीदे हम लोग को जो पैसा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका ओल्ड एज पेंशन सरकार दे रही है, तो सरकार को तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंस यानी कि बेरोजगार भत्ता मिलता है बेरोजगार लोग के, कुछ गिफ्ट, कुछ डोनेशन, कुछ सब्सिडी सरकार देती है, तो इस टाइप का पैसा मिल रहा है हम लोग को, तो ट्रांसफर पेमेंट के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, विदाउट गेटिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट कॉमनली रेफर्स टू द एफर्ट बाय द लोकल स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट मनी, ट्रांसफर पेमेंट ज़्यादातर मतलब कि रेफर्स टू एफर्ट मतलब उन लोग का प्रयासों को दिखाता है, किन का प्रयास को दिखाता है, स्टेट गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट ऐसा प्रयास करती है, प्रयास करके देने को हम लोग को क्या करती है, अपना दिखाती है एफर्ट, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ जो कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन को बांटती है, और इन द दोज नीड टू दोज इन नीड, जिसको आवश्यकता होती है तो उनको देती है, अब जिनको आवश्यकता उसी को ना मिलेगा, सभी को नहीं ना मिलेगा। तो चेंज इन स्टॉक, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया चेंजिंग इन स्टॉक में क्या था, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो याद रखिएगा डिफरेंस कभी निकालते हैं हम लोग, पहले बताएंगे स्टॉक क्या होता है बताएंगे, लेकिन पहले डिफरेंस निकालते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, उसीलिए याद रखिएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कहने का मतलब कि फाइनल हो गया और ओपनिंग माइनस स्टार्टिंग, तो डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, उसी पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग फार्मूला याद रखिएगा पूछता है, ठीक। तो होते क्या है चेंज इन स्टॉक, उससे पहले देखिए स्टॉक क्या होते हैं, कंट्री में कुछ भी प्रोडक्शन होता है ना तो उसको स्टॉक के रूप में दिखा जाता है, स्टॉक एंड फ्लो हम लोग ऊपर पढ़े थे, स्टॉक एकदम फिक्स क्वांटिटी को दिखा रहा है, कितना आपके पास आप प्रोडक्शन किए, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे दिखाता है। तो स्टॉक समझिए कि जितना गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो साल भर में जितना गुड्स प्रोडक्शन हुआ और जितना गुड्स बिका, तो क्या होता है जब अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में देखा जाता है, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर हम लोग बोलते हैं 31 मार्च से 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च हम लोग का जो बजट का ईयर होता है अकाउंटिंग ईयर, तो 31 मार्च में एंड होता है, तो 31 मार्च को हम देखेंगे, लास्ट दिन देखेंगे साल के लास्ट दिन में कि मेरा कितना माल बच गया है, इन साल जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन में से कितना माल को मैंने सेल नहीं कर पाया, वो मेरा स्टॉक में बच गया, उसी को बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक हम क्लोज के लास्ट में देखें तो कितना इतना आइटम बच गया जो कि नहीं बिका, तो जो उतना आइटम बच चुका है तो वही उतना आइटम अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक, यानी 1 अप्रैल को जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक था, जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक था अगले साल के लिए वह ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और वहाँ से फिर प्रोडक्शन होना कंट्री में स्टार्ट होते हैं। फिर जब लास्ट में आएंगे, लास्ट में जो बच गया तो उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक,
अभी जो बचा है वो दूसरा है, अभी इधर लास्ट में बचा है क्लोजिंग स्टॉक है। तो कैसे निकालेंगे चेंजिंग स्टॉक, कैसे निकालेंगे? तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो क्लोजिंग लास्ट में बच गया उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग इसलिए माइनस करेंगे कि ओपनिंग जो है वह पिछले साल का है। याद रखिएगा कि ओपनिंग जो है वह पिछले साल का है, क्योंकि पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक बचे थे तो उसी क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ओपनिंग स्टॉक के तौर में देखा था, उसी के साथ कंट्री प्रोडक्शन हुआ। तो जो बचा हुआ ओपनिंग स्टॉक जो था स्टार्टिंग में, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, तो पिछले साल को घटा देंगे ना। इन साल जो बच गया, इन साल मान लिया 8 यूनिट, एक सेकेंड, इन साल 8 यूनिट मेरा बच गया प्रोडक्शन, पिछले साल का 2 था। ये जो 2 बचा हुआ था यूनिट, ये सब होता है क्विंटल वगैरह बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 2 यूनिट बच गया था, ये मेरा ओपनिंग हो गया था। तो यहाँ से चलना काम करना स्टार्ट किए और प्रोडक्शन करते करते सब कुछ प्रोडक्शन किए। इन साल मतलब प्रोडक्शन 8 तक हुआ, बेचने वगैरह के बाद लास्ट में मेरा 3 बचा। तो 3 बच गया, तो 3 में तो 2 तो आपका पहले वाला है, तो घटाइएगा ना, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग लास्ट में 3 बचा, लास्ट में इन साल जो सेल करने के बाद लास्ट में 3 बच चुका है, तो इस 3 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 जो है वह पिछले साल का है ओपनिंग स्टॉक में जो बना था। तो 1 बच गया, तो वही जो एक बचा तो एक आपका क्या होगा, इन साल का प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि 3 तो था लेकिन 3 में 2 पिछले साल का था, तो पिछले साल घटा देंगे। इन साल का मेरा जो है वह 1 यूनिट मतलब प्रोडक्शन हुआ, 1 यूनिट इन साल का है चेंज इन स्टॉक, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि वह इन साल का प्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो इन साल का प्रोडक्शन आपका 1 ही यूनिट हुआ, इसी का वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होता है। ठीक है, तो यही जो बच गया, तो फिर अगले साल के लिए तो 3 है, तो इसी 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में 3 बच गए तो स्टॉक निकालिए, तो स्टॉक का वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, स्टॉक 1 निकालिए, एक नेशनल इनकम में ऐड हो गया। ठीक है, अब अगले साल चलेंगे, तो अगले साल मेरा कितना बचा हुआ, तो 3 था, 3 ओपनिंग के लिए बच जाएंगे। ठीक है, और तो 2 प्रीवियस ईयर का और एक यहाँ 3 में मतलब 1 इन साल का। ठीक है, तो इन साल का ऐड कर देंगे, बाकी 3 से आपका फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे अगले साल का, फिर यहाँ से अगले साल का स्टार्ट होंगे, तो ये आपका अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, तो वही ओपनिंग क्लोजिंग और डिफरेंस निकाल के हम लोग नेशनल इनकम हर साल का कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में तो ऊपर समझा दिया, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक, वही जो लास्ट में मेरा सारा मटेरियल जो बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, दोनों का डिफरेंस है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड आउटपुट, जो मेरा आउटपुट नहीं बिक पाया इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो नहीं बिक पाया ईयर, एंड फॉर्म्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट ईयर, और वही करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनता है। जो बता दिए कि जो नहीं बिक पाया तो क्लोजिंग स्टॉक था, लेकिन अगले इन साल करंट के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम वही करेगा, कि इतना से हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है यहाँ कम है तो पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो गए तो निगेटिव हो भी सकता है ना। क्लोजिंग स्टॉक इस बार क्लोजिंग इतना ही हुआ, ओपनिंग में था 3 तो माइनस करें निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसके अनुसार क्लोजिंग स्टॉक पे डिपेंड करेगा। चलिए, नेट एक्सपोर्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट कितना फाइनल एक्सपोर्ट हुआ, नेट एक्सपोर्ट मेजर्स द नेशंस टोटल ट्रेड, नेशन का कंट्री का कितना व्यापार हुआ उसी को मापता है, उसी को बताता है। ठीक है, एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नेशन टोटल एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड द वैल्यू ऑफ नेशंस टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग में कितना कंट्री का एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट ये भी निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, कितना आपने बाहर भेजा और कितना बाहर से माल को अंदर लाया, तो दोनों का डिफरेंस, तो ये होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट VVI मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, हर बार लिखने को देगा, जब भी एग्जाम होते हैं तभी देता है, पूछता है डिफरेंस वगैरह सब कुछ, जो कि बचपन से या बहुत पहले से सुनते आ रहे थे, क्लास 12 में पढ़िएगा कि व्हाट इज GDP। भैया GDP क्या पता है, थोड़ा सा बता दें GDP क्या आता है। फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस मैंने टोटल, डोमेस्टिक मैंने घरेलू, और प्रोडक्ट मैंने उत्पाद, यानी कि इसको सकल घरेलू उत्पाद शायद बोलते हैं हिंदी में, सकल घरेलू उत्पाद बोलते होंगे। ठीक है, सकल, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफिनेशन देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, याद रखिएगा मार्केट प्राइस से बात करें हम लोग, फैक्टर कॉस्ट में बात नहीं करें। फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, मार्केट कॉस्ट क्या होते हैं बताएंगे। मार्केट प्राइस जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स लग गया, सरकार का जो टैक्स है लग गया, तो मार्केट प्राइस में टैक्स आ गया, तो बताएंगे डिफरेंस वगैरह बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी, हमारे कंट्री के अंदर, विद इन डोमेस्टिक टेरिटोरी, क्या है डोमेस्टिक टेरिटोरी, बाहर नहीं, हमारे कंट्री के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर मतलब यहाँ पर कंट्री के अंदर कोई बाहर का नहीं भी काम कर रहा है ना, तो उसका ही पैसा ऐड होगा हमारे कंट्री के अंदर ही। वो तो नेट फैक्टर में हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे और नेट फैक्टर को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जीडीपी में उस सभी का पैसा ऐड होता है जितना भी आपको कंट्री के अंदर, यानी कि बाउंड्री के अंदर, आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना लोग काम कर रहे हैं, जितना गुड्स सर्विस का जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो मार्केट प्राइस पर, तो उसी को बोलते हैं जीडीपी। लेकिन एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, तो इसको बोलते हैं जीडीपी। कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे तो आपका टोटल प्राइस निकल गया। अब प्राइस इंटू सर्विस, तो टोटल यहाँ पे मनी के रूप में निकल जाएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी तो करके गुड्स का सर्विस का, पी आपका प्राइस है, ये सबका क्वांटिटी सप्लाई है, और यहाँ पर जो भी देख लीजिएगा ये सबका सर्विस है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता, ठीक है, यहाँ पे एरो। चलिए, जीडीपी कैन बी एस्टिमेटेड इन द बोथ करंट एंड कांस्टेंट मार्केट प्राइस। बताया था कि करंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। करंट यानी कि जो इस साल चल रहा है इस पे, और कांस्टेंट यानी कि जो बेस ईयर होता है कुछ कंपेयर करने के लिए, तो बेस ईयर दोनों प्राइस में हम लोग जीडीपी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट और कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन जीडीपी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जीडीपी एनडीपी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछता है। कन्वर्जन कभी कभी देगा, जीडीपी को मार्केट प्राइस एनडीपी करिए, एनडीपी को एनएनपी करिए, एनएनपी को एडीपी, फार्मूला बताएंगे उसके लिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है ना। फिर डिप्रिसिएशन घटाए, नेट को नेट फैक्टर, इनकम फ्रॉम एब्रोड वगैरह बहुत कुछ आएगा, तो धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन आज जीडीपी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइए ताकि आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। क्या बोल रहा है कि जीडीपी तो पहला करंट मार्केट प्राइस पे, इट मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर आर वैल्यूएट क्या था, नॉमिनल जीडीपी ना, तो यहाँ से कहाँ लिखा होगा, इसको नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। आर वैल्यू इन द टर्म ऑफ प्रिवेलिंग प्राइसेस, इट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ, थोड़ा सा इसमें उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, एक लाइन में लिखा रहता है, पढ़ने में आसानी लगता है, इसलिए हम तो इस नोट से पढ़े नहीं थे, तो कॉपी पे लिखे तो बड़ा हुआ। देखिए क्या यहाँ से पढ़ना होगा, इट मीन्स द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू इन द टर्म ऑफ प्रिवेलिंग ईयर। प्रिवेलिंग ईयर जो साल चल रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो इसी का वैल्यू पे, जो इन साल मार्केट का वैल्यू है, उसी का वैल्यू पे गुड्स एंड सर्विस को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसका वैल्यू को ऐड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू इन द टर्म ऑफ प्रिवेलिंग, मतलब उसका वैल्यू को इन साल का कंपेयर। इट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन को इफेक्ट को दिखाता है। कैसे दिखाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो उसके अनुसार जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस पे, यानी कि जीडीपी जो है हम लोग का बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है ना, प्राइस बढ़ने घटने के साथ, क्योंकि करंट ईयर पे बात कर रहे हैं, करंट ईयर पे क्या प्राइस थे, तो उसी के अनुसार कैलकुलेट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू। तो उसका अपोजिट होगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या, कांस्टेंट मीन्स बेस ईयर प्राइस, यहाँ पे लिख ही दिया है, कांस्टेंट मीन्स बेस ईयर प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यहाँ से आ जाइए, ड्यूरिंग द ईयर इसको बोलते हैं रियल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस को रियल जीडीपी यही हो गया। ड्यूरिंग द ईयर आइदर वैल्यू एट द कांस्टेंट प्राइस ऑफ द बेस ईयर वैल्यू एट द गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे अच्छा से लिखा नहीं पीडीएफ में, आगे पीछे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट प्राइस मीन्स द बेस ईयर प्राइस, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर आइदर वैल्यू एट द कांस्टेंट प्राइस, उसको या तो कांस्टेंट प्राइस यानी बेस प्राइस पे करिए ऑफ द बेस ईयर, और द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट प्राइस, या फिर उसको करंट प्राइस पे करिए, इज कन्वर्टेड इनटू द वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस। अगर आप करंट प्राइस पर भी करते हैं तो उसको कन्वर्ट कहाँ पर कर दिया जाता है, कांस्टेंट प्राइस पर भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक। यानी कि आप दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको कांस्टेंट प्राइस पर ही कन्वर्ट करना होगा, यानी कि रियल पे करने से वहाँ पे कोई फायदा है नहीं, आपका लास्ट में इसी में करना होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग इसी को मान के चलते हैं कि दोनों में होता है, ठीक है। तो वही कर रहा है, और द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस। किसी में करिए आप, कांस्टेंट प्राइस में उसका वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है, या फिर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एट करंट, अब बटा में करंट ईयर प्राइस इंडेक्स दिया रहेगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सबसे क्वेश्चन वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक। हाँ, कभी कभी पूछता है कि करंट प्राइस इंडेक्स, तो करंट प्राइस इंडेक्स तो पूछा बहुत कम है, लेकिन पूछ देगा तो उसके लिए क्या करना होगा कि कांस्टेंट प्राइस को नीचे और करंट को ऊपर, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फार्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दिया टेबल वगैरह, तो टेबल यहाँ पे वैसा कुछ देगा नहीं, लेकिन बस समझने के लिए कि आपका नेम ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं, ये आपका कॉलम है। तो कॉलम बताइए ABC, जो यहाँ पे कमोडिटी देख रहे हैं, तो कमोडिटी में आउटपुट कितना बना, ए इतना बना, प्रत्येक का दाम कितना था, 1 यूनिट का प्राइस तो 15 रुपया। फिर आउटपुट हम लोग देखेंगे, एक देखिए यहाँ पर ईयर देखिएगा, आपका 1990 का, 2002 का है, तो आपका होगा करंट का या आपका होगा बेस ईयर का, या फिर कांस्टेंट बोलिए जो बोलिए, ठीक। तो रियल जीडीपी ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी प्रोड्यूस कितने हुए, 1000, 2000, 3000 करके ABC हुआ। अब प्रत्येक का जो प्राइस था, इसका 30 था, ऐसे करके प्राइस था, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करिएगा, तो 4 × 5 इन दोनों का, तो यहाँ पे 4 × 5 करिएगा तो इतना आ गया। फिर यहाँ पे इन दोनों का करिएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई, तो यहाँ का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखिएगा कि 2002 में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 2002 में अगर दोनों निकालिएगा, 1999 दोनों का निकालना होगा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2002 हमको यहाँ पे निकालना होगा। 3 × 4 करेंगे, 3 इंटू कितना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे केवल 2000 का निकाला है, केवल 2000 का निकाला है, ठीक। केवल 2000 ईयर में क्या किया है, आउटपुट आपका सेम है, जितना आउटपुट है 2000 का आउटपुट, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई कर दिया है आपका क्या बोलते हैं इसको, बेस ईयर से, एक बार बेस ईयर से मल्टीप्लाई, एक बार करंट ईयर से मल्टीप्लाई, और दोनों का भी प्रोडक्ट लास्ट में देखा है कितना। तो यहाँ पर किया है 4 × 5, यानी कि यहाँ पे आपका करंट ईयर से कर दिया है, यहाँ पे आपका करंट ईयर से कर दिया है, यहाँ पे आपका बेस ईयर। तो बेस ईयर का जो हम लोग फाइनल प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो बेस ईयर में इतना हुआ, करंट ईयर में इतना का प्रोडक्शन हुआ, करंट ईयर में इतना पैसा के रूप में होगा, इतना पैसा का प्रोडक्शन हुआ, और इसमें बेस ईयर में मात्र, तो करंट ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। करंट ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों हो गया, ज़्यादा पैसा का, यानी कि प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ का प्राइस ज़्यादा था, प्राइस पर यूनिट प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं 15 रुपया था, यहाँ पे 30 रुपया था, तो 30 से मल्टीप्लाई करेगा प्रत्येक यूनिट के, तो ज़्यादा हो जाएगा ना प्राइस, यानी कि गुड्स और सर्विस है, गुड्स का वैल्यू, सर्विस जो भी प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल आउटपुट, तो टोटल आउटपुट आपका करंट ईयर में बढ़ गया एज कम्पेयर टू बेस ईयर। करंट ईयर में इसलिए बढ़ गया क्योंकि करंट ईयर में प्राइस ज़्यादा थे, तो करंट ईयर में बढ़ने से कंट्री का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन सेम है, प्रोडक्शन सेम है, देख रहे हैं कंट्री का प्रोडक्शन सेम है, बस हम लोग जीडीपी देखेंगे करंट ईयर बेस का, तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो सेम का सेम है, प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, बस प्राइस चेंजिंग होने के कारण आपको यहाँ पर जीडीपी में चेंजिंग दिखा रहा है, जीडीपी में चेंजिंग। तो कंट्री का टोटल प्रोडक्शन देखिएगा तो सेम ही है, बस प्राइस बढ़ गए हैं, टोटल प्राइस बढ़ गए हैं। प्राइस की बात करें कि आपका करंट ईयर में प्राइस ज़्यादा लग रहा है, उतना ही प्रोडक्शन को खरीदने या बेचने में, और एज कम्पेयर टू जो बेस ईयर का तो कम लग रहा है वहाँ पर। तो कंपेयर करने के लिए कि प्राइस से कैसे हम लोग का प्रोडक्शन सेम ही रहता है, लेकिन महंगाई जो हो जाता है कंट्री में, तो ऐसे प्रकार। तो ये था आपका थोड़ा सा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी नहीं पूछता है, हमेशा पूछेगा जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस, जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस। अब क्या होता है डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं आपको। इससे पहले इस डायग्राम से बस इतना ही समझना था कि प्राइस बढ़ने के कारण केवल कंट्री का दिख रहा है कि ज़्यादा का प्रोडक्शन हो, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा का नहीं हुआ, इसीलिए हमेशा कंपेयर उसको बेस ईयर से किया जाता है, करंट ईयर से नहीं किया जाता है। करंट ईयर प्राइस घटने से क्या होगा, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ गया घट गया, तो हमेशा कंपेयर बेस ईयर से किया जाता है। बस कंपेयर करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, क्या है, द टर्म नेशनल्स मीन्स सिटीजन ऑफ लिविंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, वैसा नागरिक जो कंट्री में रह रहा हो या बाहर रह रहा हो, उसको बोलते हैं नेशनल्स। द टर्म नेशनल मीन्स द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना चाहिए, लिविंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, भारत का होना चाहिए, लेकिन ये अंदर रहे कंट्री के बाहर रहे उससे मतलब नहीं, वह नेशनल है, यानी कि राष्ट्र का है, ठीक। तब क्या होगा, जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स। नेशनल्स कहने का मतलब कि वैसे व्यक्ति जो कि भारत के होंगे, भले वह भारत में रहे या बाहर रहे, उनका पैसा, तो उनका पैसा कैसे आएगा, तो वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जब माइनस करके निकालते हैं, तो उनका पैसा इसमें ज्वाइन होगा, जुटेगा। कैसे जुटेगा बताएंगे, ठीक, 1 मिनट बताएंगे। चलिए, तो क्या होंगे, नेशनल ऑफ कंट्री विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। एक बार और बता रहे हैं कि जीएनपी द टोटल वैल्यू, यहाँ से डिफिनेशन है, यहाँ से डिफरेंस पूछेगा, जीएनपी द टोटल वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल्स, ठीक है, नेशनल्स ऑफ ए कंट्री विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। नेशनल है तो कंट्री के बाहर करे या अंदर करे उससे मतलब नहीं है, बस टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स सर्विस जितना वैल्यू आ रहा है उस वैल्यू को ऐड करेंगे, बस वह नेशनल होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, ठीक है, बात को समझ गए। ये आपका वर्ल्ड वाइज देखा जा रहा है एज कम्पेयर टू वहाँ पर डोमेस्टिक देखा जा रहा था, कहाँ पर, जीडीपी में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन यहाँ एक डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, बाहर आउटसाइड भी, ठीक है ना, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपका पैसा यहाँ पर ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो बात करते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि टैक्स इसमें लगा हुआ है, हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, किसी को वैल्यू को मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो मार्केट प्राइस में जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यही आपका जो रियल प्रोडक्ट हुआ ना,
कंट्री का इनकम, तो यही नेशनल प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट कंट्री का कितना है, नेशनल प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। ठीक, नहीं नेशनल इनकम और क्या बोलते हैं को डोमेस्टिक इनकम, तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे नहीं निकलता है। नेशनल इनकम आपका निकलता है NNP, आगे पढ़ेंगे NNP और फैक्टर कॉस्ट, उसको नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे जिसको NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आगे पढ़ेंगे। उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग NNP और फिर क्या बोलते हैं उसको NDP भी आगे पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ा तो उसको वहाँ पे होता है। बस यहाँ पे यही याद रखिए कि टोटल जो कंट्री का रहने वाला और कंट्री का बाहर रहने वाले दोनों का जो इनकम होता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से नेशनल प्रोडक्ट कितना हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड करेंगे, जो GDP था कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटोरी में उसको बाहर का पैसा ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यहाँ पर सेम फॉर्मूला है कि GDP में क्या करिए, GDP में आपको ऐड करना होगा NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये क्या था अब बता दिए थे, सब बात नहीं बतानी है। और GNP एट मार्केट प्राइस, अब देखिए मार्केट प्राइस है, अब देखिए यहाँ पे चेंज करने के लिए बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें भी टेंशन मत लीजिएगा, इसमें भी टेंशन मत लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे, आगे चल के बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए GNP एट मार्केट प्राइस है, अब क्या बोले GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस IT माइनस S, एक क्या है अभी पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए जी तो जी थी में जी, यहाँ पर एक सेकेंड, जी का जी, ठीक है, जी का जी। देखिए नेट को डोमेस्टिक में चेंज किया, GDP था ग्रोस को, तो नेशनल इनकम को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटोरी में करेंगे ना, तो क्या करना होगा उसमें हमको, जो टैक्स होता है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। ऐड नहीं करेंगे, जो भी IT माइनस सब्सिडी को घटाना होगा ना, सब्सिडी सरकार देती है। ये फॉर्मूला भी बताएंगे तो उसको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे, यहाँ पे मार्केट प्राइस पे, इसके लिए अभी थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, क्लियर सब कुछ हो जाएगा। एक सेकंड फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा सारे को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कन्वर्जन देगा, कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, GDP वगैरह ऐड तो दिक्कत होगा। ठीक, अभी बस यही दोनों फॉर्मूला को याद रखिए, अभी इसी दोनों को याद रखिए। ठीक है, एक सेकंड, अभी इन दोनों को याद रखिए। ठीक है, इसको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो 3 फार्मूला है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के लिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के लिए। न्यूमेरिकल वगैरह बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा। देखिए IT आपको इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कैसे आगे इसको बताएंगे। ठीक है ना, GDP में भी डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, कितना आपने गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग द ईयर, एंड प्लस में क्या होता है नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रोड, दोनों को जोड़ देते हैं, उसी को GDP बोलते हैं। GDP कैन बी स्पेंडेड इन द बोथ करंट एंड कांस्टेंट, सेम है कि करंट पर भी कर सकते हैं, कांस्टेंट पर भी कर सकते हैं। अब GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स घटाना होगा, ये बताएंगे, फॉर्मूला तक क्लियर हो जाएगा। एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट है तो GNP एट मार्केट प्राइस भी होगा, तो बहुत कन्वर्जन में आएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए आज वीडियो कितना ही रहने देते हैं, वीडियो का टाइम हो गया है, कल से आपको बताएंगे, ऐसा नहीं, कल से आपको देखिए जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है इसको कल से एकदम क्लियर कर देंगे, सब कुछ क्लियर होगा। आप बस केवल आप GDP आज पढ़िए, ठीक है ना। एंड GNP जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कल से यहाँ पे सारे फॉर्मूला, सारे डेरिवेशन को अभी दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका आज जो फॉर्मूला दे रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद कल से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस, तो कैसे क्या खोदे, डिप्रेसिएशन कहाँ ऐड करेंगे, कहाँ फैक्टर कॉस्ट ऐड करेंगे, ये सब कंपोनेंट पढ़ाएंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP थोड़ा सा पढ़ के देखिए, अगर समझ में आ जाएगा तो। ऐसे GNP GDP का कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर NDP, नेट फैक्टर क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उसका फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फिर NNP। तो फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस नहीं पूछता है, फैक्टर कॉस्ट ही मेन होता है, कन्वर्ट नहीं देगा, बस केवल GDP पूछ देगा। तो GDP पूछ देगा तो आप फैक्टर कॉस्ट पे दिखा दीजिए, मार्केट प्राइस किसी पे दिखा दीजिए, बताएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो बता देंगे, नेक्स्ट ड्यूरेबल, ये सब आप धीरे धीरे करके आगे आपका GDP आज इंट्रोडक्शन कर दिए, ठीक है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड GNP, कल से GNP से आगे जितना भी इसका है पार्ट कैलकुलेट करने का, सारे को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस आज जो फॉर्मूला दे रहे उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, समझा दे रहे हैं, बाकी आज का क्लास एंड करेंगे। एक सेकंड, देखिए आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, नेशनल इनकम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, यही सब थोड़ा सा पूछता है, और इसी समय बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे यहीं पे समझना है बात को, ठीक है। तो आज से स्टार्ट किए GDP, कल से आपका GNP वगैरह 4 है, GDP, GNP, NNP, NDP, तो चारों को खत्म कर देंगे तो टेंशन आपका खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं 4 ही है, ठीक है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं, तो उसको कर लीजिएगा। वही टॉपिक मेन स्टार्ट कहाँ चला गया, GDP तो डिफरेंस है, हाँ सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये जस्ट कन्वर्ट करने के लिए आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। देखिए फार्मूला को आज मैं याद करा दूंगा, उसके बाद ही क्लास को इन करूँगा, कितना वीडियो बड़ा हो जाएगा उससे मतलब नहीं है। देखिए क्या है, देखिए ग्रोस को और डिप्रेसिएशन क्या है पढ़ा दिए हैं, ग्रोस को डिप्रेसिएशन में करना है, माइनस करेंगे तो मेरा नेट निकल जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक जो भी होगा प्रोडक्ट, यानी कि GDP वाला G लगा रहेगा, तो G को हमको N में करना है, याद रखिए G को N में करना है, तो क्या करेंगे,
ग्रोस को नेट में डिप्रेसिएशन को घटा देंगे। डिप्रेसिएशन करने का मतलब कि जो फिक्स कैपिटल पर जो खर्च हो रहे हैं या जो टूट फूट गया, जो मतलब बेकार चला गया, तो उसको घटा देंगे। टोटल प्रोडक्शन हुआ तो उस प्रोडक्शन में जितने मशीन लगे, जितने आदमी जो भी लगे, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ में जो खपत हो, जो दिखाई नहीं दे पाया लेकिन खपत हो रहा है, तो उस सबको माइनस कर देंगे। उसके बाद मेरा नेट आएगा कि नेट में प्रोडक्शन कितना हुआ। बाकी तो प्रोडक्शन आपका पीछे चला गया, उसमें खपत हो गया, ऐसे पैसा लग गया, उस मशीन को बनाने में लग गया, या फिर जो भी घट रहा है वैल्यू जो दिख नहीं रहा है, तो डिप्रेसिएशन क्या हम बता दिया है, डिप्रेसिएशन को माइनस कर देंगे। तो टोटल जो ग्रोस जो प्रोडक्शन हुआ था कंट्री में, एक सेकंड, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसमें से किसको हटा देंगे, डिप्रेसिएशन को हटाएंगे, तो नेट बन जाएगा। ये फार्मूला का माइंड में रख लेना है। एक चीज़ और, नेट में अगर डिप्रेसिएशन को ऐड कर देंगे तो ग्रोस बन जाएगा। ये भी बात है कि नेट में अगर मैं प्लस कर दूंगा डिप्रेसिएशन, इसको यहाँ से इधर कर दूंगा, तो इधर माइनस में, इधर इनका प्लस में होगा ना, तो नेट में डिप्रेसिएशन को जोड़ देंगे तो आपका डोमेस्टिक हो गया। नेट था और डिप्रेसिएशन जो भी फिक्स पे खर्च हुआ वो सबको जोड़ दिए, तो मेरा ग्रोस पूरा डोमेस्टिक में जितना गया तो सारे का पैसा, ठीक है। लेकिन ये आपका नेट है, ठीक है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का ही बात हो रहा है, डोमेस्टिक का ही बात हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि डिप्रेसिएशन को हटाना होगा तब आपका नेट और ग्रोस में, ये फार्मूला को याद रखिएगा, नेट को ग्रोस में कैसे करते हैं, ठीक है। जीडीपी एनडीपी मिलेगा तो एक सेकंड, जीएनपी, वो ग्रोस और डोमेस्टिक अलग अलग है, ग्रोस और डोमेस्टिक दोनों डोमेस्टिक में देखने को मिलेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोनों, नेशनल में भी दोनों, ग्रोस और नेट। तो याद रखिए ग्रोस और नेट में कैसा रिलेशन होता है, हमेशा ग्रोस में से डिप्रेसिएशन को घटाएंगे। तो क्यों घटा दें बता दिए, ग्रोस कितना टोटल है उसमें जो एक्स्ट्रा खर्च उसको हटाएंगे तभी ना नेट निकलेगा। इस प्रकार से हो गया। चलिए इसके बाद नेट प्लस डिप्रेसिएशन ग्रोस, सिमिलर जो बता दिए कि नेट में डिप्रेसिएशन जोड़ देंगे तो ग्रोस आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। थर्ड है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, उसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्योंकि नेट में इनडायरेक्ट टैक्स सरकार हमसे कितना ले रही है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है, ठीक है, जो दिख रही है ले रही है, लेकिन सब्सिडी भी तो दे रही है सरकार, टैक्स ले रही है तो सब्सिडी भी तो दे रही है। तो जो भी टैक्स ले रही है और जो सब्सिडी दे रहे हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे कि अपना जो हमको आप टैक्स समझिए कि जो ले रहे हैं तो आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, आपको सब्सिडी को माइनस कर दे रहे हैं, तो आप हमको कितना है ना टैक्स ले रहे हैं, तो ये आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट में कितना ले रहे हैं तो सब्सिडी को माइनस करेंगे तभी ना नेट बचेगा। तो वही जो नेट में लिए तो उसी नेट को हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो मेरा मार्केट प्राइस बनेगा। उसी जो नेट बच गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच गया, और नेट इनडायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो वही जो नेट बच गया तो नेट को हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो मेरा मार्केट प्राइस बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट जितना फैक्टर कॉस्ट से सब कुछ बनाए हैं उसमें सरकार का जो भी ओरिजिनल टैक्स था तो टैक्स को जोड़ दिया तो मार्केट प्राइस बन गया। इसमें कुछ है नहीं, इसका जस्ट अपोजिट कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स तो यहाँ पे ऐड था तो टैक्स को हटा दिए तो फैक्टर कॉस्ट ही ना बचेगा, फैक्टर कॉस्ट ही ना बचेगा, ठीक। और आगे देखिए डोमेस्टिक में NFI जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो कंट्री बाहर से जो आया तो उसको जोड़ देंगे तो नेशनल बन गया, सिमिलर है। और नेशनल में NFI को घटा देंगे तो डोमेस्टिक बन जाएगा। नेशनल में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड था तो उसको हटा देंगे तो डोमेस्टिक बन जाएगा, मेरा कंट्री का निकल जाएगा कि बाउंड्री के अंदर कितना हुआ, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला को याद रखने का तरीका याद रखिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन, सारे पोर्शन कहीं पे कोई कन्वर्जन वगैरह कहीं दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही चैप्टर आपका नेशनल इनकम मजबूत हो जाएगा। इसके बाद चेंज इन स्टॉक पढ़ा दिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं। नेट एक्सपोर्ट पढ़ा दिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और लास्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कैसे, तो फैक्टर इनकम अर्नेड बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री नॉर्मल फ्रॉम एब्रोड, कितना कमाता है हमारा जो लड़का है कंट्री का बाहर से कितना कमाता है, उसमें से यहाँ पे माइनस का साइन होगा, देख लीजिएगा। फैक्टर इनकम अर्नेड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री, फैक्टर इनकम अर्नेड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द कंट्री, यानी कि जो हमारे कंट्री के नहीं है वो कितना पैसा कमा रहे हैं तो उनका पैसा, और जो मेरा जो लड़का है जो मेरा रेसिडेंट यहाँ का आवासी है वह फ्रॉम एब्रोड से कितना कमा रहा है, तो दोनों को यहाँ पे माइनस करके तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकल जाता है। तो वीडियो आज आपका 40 मिनट का बना है, लेकिन इस फार्मूला को याद रखिएगा कि नेट से कन्वर्ट, ग्रोस से नेट में, फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस, ठीक है ना, तो जीडीपी से एनडीपी ऐसे करके, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन मत करिएगा कि भैया कैसे चेंज कर दिए। तो बस ग्रोस को डिप्रेसिएशन, नेट में नेट को ऐड, सिंपल है, जो समझा दिए बात को समझ गए होंगे तो याद भी हो गया होगा, ऐसा बात नहीं कि याद नहीं हुआ होगा। तो बस मेरे दोस्त इसको पढ़ लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट होने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा भी सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो करना, एकदम लाइक करना बनता है कि भैया मेहनत कर एक एक पॉइंट को बता रहे हैं, जहाँ पे लोग डिस्टर्ब होते हैं, जहाँ देखिए PDF में भी सब नहीं दिया हुआ वहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए पहले से
मेरे पास था, मेरा आइडिया तो बता दिए। तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए एंड तूफान मचा दीजिए। रिजल्ट भयानक बनाना है, डरना नहीं है। मॉडल सेट वगैरह आएंगे, उसमें से आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे मैं बताते चलता हूँ कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, तो आगे वैसे भी होते रहेंगे। लास्ट में रिवीजन वगैरह और कराएंगे तो और हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।